हेलो एवरीवन। आज हम होम साइंस सब्जेक्ट का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि हमारे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अधिगम उद्देश्य क्या है। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज भोजन, पोषण, पोषक तत्व, स्वास्थ्य और स्वस्थता जैसे शब्दों की परिभाषा तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन और पोषण की भूमिका को जान सकेंगे। क्या भूमिका है उसे जान सकेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज बैलेंस डाइट क्या है, यानी संतुलित आहार क्या है तथा आहार तैयार करने और उसे ग्रहण करने में किस प्रकार इस संकल्पना का प्रयोग किया जाता है, यह जान सकेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज आहार की निर्धारित मात्रा, आरडीए की परिभाषा और आहार संबंधी आवश्यकताओं और आरडीए के बीच अंतर को समझ सकेंगे कि प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग आहार की मात्रा निर्धारित की गई है और वो आवश्यकता के आधार पे बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए, किशोरावस्था के बालक बालिकाओं के लिए क्या आहार की मात्रा निर्धारित की गई है, इसे हम जान सकेंगे। भोजन को उपयुक्त वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार समझ सकेंगे एंड किशोरावस्था में भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे कि किशोरावस्था के दौरान कौन से भोजन संबंधी आदतों पर कौन से कारक अपना प्रभाव डालते हैं, हम इसे जान सकेंगे। खानपान संबंधी विकृतियों के कारण, लक्षण और पोषण संबंधी हस्तक्षेप और उनकी पहचान कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में किशोरावस्था के बारे में जाना था, तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत किशोरावस्था से ही प्रारंभ करेंगे। किशोरावस्था के आरंभ के साथ ही कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विकास की गति आकस्मिक रूप से तीव्र हो जाती है क्योंकि यह विकास हार्मोन की गतिविधि के कारण होता है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था है, जिसमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इस परिवर्तन ये जो हो रहे हैं, ये परिवर्तन किस कारण होते हैं? ये परिवर्तन हार्मोन की गतिविधि के कारण होते हैं। इन हार्मोन्स के कारण किशोरावस्था में वृद्धि और विकास होता है। सेकेंड पॉइंट इज जो कि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं, अतः ऐसे समय में पौष्टिक भोजन खाना अति महत्वपूर्ण है। अगर हम पौष्टिक भोजन लेंगे तो हमारा वृद्धि और विकास सुचारू रूप से होगा। इसलिए इस अवस्था के अंदर, यानी किशोरावस्था के अंदर, पौष्टिक भोजन खाना अति आवश्यक है। संपूर्ण बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है। किशोरावस्था में यह शीर्ष पर होती है, तत्पश्चात किशोर के वयस्क होने पर उतनी ही रहती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में वृद्धि और विकास हो रहा होता है और हमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो उसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है। भोजन और पोषक तत्वों के हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि भोजन और पोषक तत्वों का हमारे शरीर के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसके कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और अगर इसकी अधिकता होती है तो भी रोग होने की संभावना हो जाती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार भोजन का सही मात्रा में लिया जाना और पोषक तत्वों का सही संतुलित मात्रा में लिया जाना पोषण कहलाता है। यह पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। पोषण और स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, अतः इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये यानी कि न्यूट्रिशन और जो हेल्थ है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो व्यक्ति हेल्दी नहीं होगा, और अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो न्यूट्रिशन या पोषण होना अति आवश्यक है। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का हमारे शरीर में सही रूप से होना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
स्वास्थ्य काफी हद तक पोषण पर निर्भर करता है और पोषण जो हम खाते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम अपने भोजन में संतुलित आहार को सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देगी। अतः स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के रख रखाव का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है स्टूडेंट्स? भोजन है। यानी कि प्रत्येक दिन हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के रख रखाव को परिभाषित कीजिए। हम इन परिभाषाओं को इस तरीके से पढ़ेंगे, अपनी डेली लाइफ के अंदर हम इन्हें महसूस करेंगे और ये आपको याद करनी बहुत इजी हो जाएगी। सबसे पहले हमारी जो परिभाषा है वो है भोजन की परिभाषा। फूड किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, आप सुबह उठते हैं, अपना दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, नाश्ता करते हैं जिसमें आप परांठे खा रहे हैं, ब्रेड्स ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारा भोजन है। अब हम इस भोजन को अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, या तो हम ठोस अवस्था में लेते हैं या हम द्रव अवस्था में लेते हैं। जब हम लिक्विड्स ले रहे हैं यानी वो हम द्रव अवस्था में ले रहे हैं। तो भोजन क्या है? हम प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच, डिनर के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। अब हम ये भोजन निगलते हैं, सबसे पहले मुंह से ये भोजन खाया जाता है, फिर दांतों के द्वारा इसके टुकड़े होते हैं, चबाया जाता है, फिर ये हमारे आंतों में चला जाता है आहार नलिका के द्वारा, वहां पे इसको पचाया जाता है। हमारे जो पाचन तंत्र होता है उसमें अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि इसको पीसने का काम करती हैं, तोड़ने का काम करती है। वहाँ पे पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, जहाँ पे भोजन का पाचन किया जाता है और उसके बाद यह अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित होने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भोजन है वो बिल्कुल रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह हमारे रक्त के साथ मिलकर शरीर के प्रत्येक कोशिका और ऊतकों तक पहुंचता है और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपको अब ये समझना इजी हो गया ना कि भोजन क्या है। अब आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर भोजन की परिभाषा को। अब है कि भोजन के कार्य क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण भोजन का जो कार्य है वो है भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है तभी तो हम कार्य करते हैं और हमें हमारे शारीरिक विकास में सहायक है। यह हमारे वृद्धि और विकास में सहायक है, हमारे फिजिकल ग्रोथ और हमारे फिटनेस के लिए आवश्यक होता है और हमारे शरीर में ऊतकों और अंगों की मरम्मत करने का कार्य करता है। कोशिकाओं तक पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है, टिश्यूज तक पहुंचता है और वहां पे जो टिश्यू टूट जाते हैं उनको फिर से बनाने का कार्य करता है। यानी कि भोजन का कार्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भोजन नहीं होगा तो हमें पोषण नहीं मिल पाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा तो हम स्वस्थ और हेल्दी और फिट नहीं रह पाएंगे। शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। शरीर से रोगों की क्षमता, इसे हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की परिभाषा को समझते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वो हमारे शरीर में तभी विकसित हो पाती है जब हम संतुलित आहार लेंगे, उचित आहार लेंगे और प्रत्येक पोषक तत्व हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तथा शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। हम जो भी शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, उसके लिए हमें अपने कार्य के आधार पर अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम कार्य करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी हमारे शरीर की कार्य क्षमता होती है उसके आधार पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने भोजन की परिभाषा को जाना और भोजन के कार्य को जाना। भोजन का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक विकास में सहायक होना, ऊतकों और अंगों की मरम्मत करना, रोगों से हमारी रक्षा करना और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करना। नेक्स्ट डेफिनेशन है पोषण की परिभाषा। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन एक साइंस है, एक विज्ञान है। यह इस विज्ञान में भोजन, पोषक तत्वों और उसमें समाविष्ट अन्य पदार्थों का विवरण शामिल है। पोषण में क्या-क्या शामिल है स्टूडेंट्स? की क्या हम खा रहे हैं
हम भोजन में क्या ले रहे हैं, किस तरीके का भोजन ले रहे हैं, उसे कौन सी अवस्था में ले रहे हैं, और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, ये सब पाया जाता है, इन सब का समाविष्ट है। तो भोजन होना और उस भोजन के सभी पोषक तत्व उसमें उपस्थित होना, और उससे हमें पोषण प्राप्त होता है। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अनेक कार्य, जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, जैसे हमने भोजन मुख द्वार के द्वारा लिया, उसके बाद वो आहार नलिका के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, वहां पे पाचक रसों की उपस्थिति में और एंजाइम्स की उपस्थिति में उसका पाचन होता है। यानी कि अंतःग्रहण होना, पाचन होना, फिर उसका अवशोषण होना, उपापचय होना, और जो आवश्यक पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब जो ये पोषण है, पोषण के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू भी हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि पोषण का हमारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू पर भी अपना असर पड़ता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट उसके पहलू हैं, आयाम हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। भोजन में विद्यमान वे घटक हैं जो कि भोजन के अंदर उपस्थित हैं, अब जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं होंगे तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। और ये कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा, फाइबर शामिल है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम अपने डेली जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर ये सभी पोषक तत्व होने चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अनाज लेते हैं, हम जो ब्रेड्स खा रहे हैं, चावल ले रहे हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के अंदर अंतर्गत दालें आ रही है, वसा के अंदर घी, मक्खन, तेल, ये सब कुछ ले रहे हैं। खनिज और विटामिन में हम सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, और रेशा और फाइबर शामिल है। फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो कि अनाज, जैसे कि ओट्स हैं तो ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, दलिया है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। तो ये सारे पोषक तत्व हम अपने प्रत्येक दिन के आहार में इन्हें सम्मिलित करते हैं, और इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, प्रोटीन का कार्य ऊतकों का निर्माण और कोशिकाओं का निर्माण करना। इस प्रकार प्रत्येक पोषक तत्व का हमारे शरीर में विशेष कार्य होता है, अतः ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे दूध में क्या क्या पाया जाता है, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी। आपने देखा होगा ना, दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, यानी कि उसमें वसा पाई जाती है, यानी एक साथ दो पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व को हमारे दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसे हम कहते हैं वृहद पोषक तत्व। वृहद का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, यानी कि ज्यादा होना, यानी कि जो वृहद पोषक तत्व है ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वर्गीकृत किया गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ये जो सूक्ष्म पोषक, सूक्ष्म का अर्थ क्या है यहाँ पे, कम होना, ये हमारे शरीर को अति आवश्यक होते हैं। मतलब इनकी उपस्थिति हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, पर ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं और कुछ पोषक तत्व हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अब हम आगे इसका वर्गीकरण करते हैं। वृहद पोषक तत्व जो कि अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि डार्क पिंक कलर से हैं, जो कि हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, ये इनका क्लासिफिकेशन है। तो पोषक तत्व को दो भागों में बांटा। वृहद पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और रेशा, जिनकी कि हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब कैसे, देखो आप
जब खाना खाते हैं तो आपने लंच में भी रोटी खाई और डिनर में आपने चावल भी लिए, रोटी भी ली, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लिया, प्रोटीन हमने दालें ली जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, दूध लिया, वसा हम कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा भी लेते हैं, जैसे सब्जी के साथ हो गया, जब रोटी खा रहे हैं तो उसके ऊपर जो घी लग रहा है वो वसा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में हम अधिक मात्रा में लेते हैं। और जल हम पूरे दिन में लेते हैं। और अब ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व है आयोडीन, खनिज, लोह तत्व, कैल्शियम और विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो हम सब्जियों के द्वारा लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, जो कि हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं, पर ये हम कम मात्रा में लेते हैं। इस प्रकार इन पोषक तत्वों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? बृहद पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाएंगे या हम अपने भोजन के द्वारा इनको ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, जैसे कि लोहे की कमी से खून की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी से दांतों और हड्डियों की मजबूती के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पोषक तत्व के अपने अपने कार्य हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत आवश्यक होते हैं। इनकी भोजन में उपलब्धता होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं और उसमें हम सभी प्रकार के पोषक तत्वों का सम्मिश्रण कर रहे हैं, जैसे हम दूध भी ले रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो यानी कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर संतुलित आहार ले रहे हैं। यानी कि उसके अंदर हमने अपने भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा सबको समुचित मात्रा और सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो संतुलित आहार की एक सिंपल सी परिभाषा क्या है कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी लघु अवधि जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती है का सामना करने के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा, मात्रा और भंडारण भी उपलब्ध कराता है। बहुत बार होता है कि हम फास्ट करते हैं या हम किसी कारण से अपने भोजन को स्किप कर देते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती रहती है। तो हमारे द्वारा संतुलित भोजन लिया जाना अति आवश्यक है। संतुलित आहार व्यक्ति की संस्तुत आहार्य मात्रा जिसे कि हम RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की पूर्ति करता है। दो अतिरिक्त मात्रा में भी इसमें पहले में शामिल होती है, क्योंकि RDA अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अब RDA क्या होता है? जो कि यह निर्धारित करता है कि किस आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए कितना भोजन लिया जाना चाहिए और उसके अंदर सभी पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, और विशेष परिस्थितियों में जिसमें कि अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा, जैसे कि अब प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उन्हें गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त आयरन की और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो वो उस समय उनके भोजन में अतिरिक्त दी जानी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्धारित आहार संबंधी मात्रा या RDA कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि संतुलित आहार में निम्न बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन सी निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए? कि सभी खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए, इसमें सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार होने चाहिए, सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। सही अनुपात का क्या अर्थ है? यहाँ पे सही अनुपात का अर्थ है कि आप अपने दैनिक जो आपकी आहार लिया जा रहा है उसमें सभी पोषक तत्व हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें आप अनाज भी ले रहे हैं, दालें भी ले रहे हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ भी ले रहे हैं,
वसा है, विटामिन है, फल और सब्जियां ले रहे हैं, रेशे को सम्मिलित कर रहे हैं, पर इसका एक अनुपात होना चाहिए कि यह सबकी समान मतलब सभी की मात्रा एक दिन के भोजन के अंदर होनी आवश्यक है, तभी उसका सही अनुपात हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ही एक चीज की मात्रा अधिक कर देंगे तो वह भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। जैसे हम दूध का सेवन नहीं करेंगे, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन वसा की कमी हो जाएगी और हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों का समुचित रूप से और समुचित अनुपात में लिया जाना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करता है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारा हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हम फिट नहीं रह पाएंगे और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो इन रोगों से अगर हमें बचना है ना स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा? संतुलित आहार लेना होगा। लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए रखता है। अब शारीरिक वजन बनाना क्योंकि जैसे वृद्धि और विकास हो रहा होता है तो उसके अंदर लंबाई के साथ साथ हमारा वजन भी बढ़ता है। अगर हमारा वजन नहीं बढ़ता है तो हम अल्प पोषित हो जाते हैं, यानी कि हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो जाएगा जो भी बच्चा होगा। तो इसलिए हमारे भोजन में संतुलित आहार का होना आवश्यक है और संतुलित आहार के हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उसमें सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, सही अनुपात में लिया जाना चाहिए। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वस्थता को परिभाषित कीजिए, यानी कि हेल्थ किसे कहते हैं और फिटनेस किसे कहते हैं। अब हेल्थ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी थी, जिसका जो कि 1948 में दी गई और इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि स्वस्थ कौन है, हम किसे स्वस्थ कहेंगे? तो स्वस्थ वह व्यक्ति होगा जो कि शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई रोग नहीं है और वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, दिमाग जो उसका मानसिक रूप से सोचने की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया, अगर वो सही नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, रोगों का ना होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ है, बल्कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। यह हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें 3 फैक्टर्स आए हैं। पहला है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, दूसरा है मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। शारीरिक रूप से यानी कि हमें शारीरिक रूप से कोई परेशानी ना हो, हमारे जितने भी अंग हैं वो सही हों और हमारा प्रॉपर वृद्धि और विकास हो रहा है। मानसिक रूप का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो अपने समाज के लिए अच्छा सोच रहा है, उसके कार्य करने की क्षमता बिल्कुल अच्छी है, उसके सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, उसकी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, यह सब स्वस्थ होनी चाहिए। सामाजिक रूप से देखो, समाज से ही सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए परिवार की आवश्यकता होती है और फिर समाज की आवश्यकता होती है। तो वो समाज के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रखे, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा लेना चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा लेना यानी कि उसके अंदर सभी पोषक तत्व कौन कौन से थे हम दोबारा से याद कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशा, जल, ये सब हमारे पोषक तत्व हैं जो कि अनिवार्य मात्रा से लेने चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में समझना शायद सबसे अधिक आसान है, मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने और जीवन की रोजमर्रा की सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पूरी डेफिनेशन इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आपको ये लैंग्वेज लिखनी होगी। आप समझें और इस लैंग्वेज को भी याद करें, क्योंकि आपको इन्हीं शब्दों का उपयोग करके आप पहले अपना समझें अच्छे से और उसके बाद इन शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि ये शब्द जो मार्क्स हैं उसको
मतलब लिखने की जो प्रक्रिया है उसको और अच्छा बना देते हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से याद करें। मैं दोबारा से यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य को एक्सप्लेन करती हूँ। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने और जीवन की रोजमर्रा की सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। मतलब वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होगा, तभी वो अपनी संज्ञात्मक विकास, जैसे जिसमें कि सोचना, विचार करना, तर्क शक्ति करना, कल्पना शक्ति का विकास होना, ये सब हमारा संज्ञानात्मक विकास है। तो व्यक्ति का यह सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होनी चाहिए, तभी एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। दूसरे शब्दों में, मान्यता प्राप्त मानसिक विकृति का ना होना मानसिक स्वास्थ्य का अनिवार्य सूचक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन का एक तरीका यह भी है कि यह भी देखना कि व्यक्ति कितने प्रभावी रूप से और सफलतापूर्वक कार्य करता है, उसका दूसरों के बारे में सोचने का तरीका, किसी भी कार्य को करने का तरीका, और हर कार्य को वो कितनी सफलतापूर्वक करता है, यानी वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब समर्थ और महसूस करना, मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? अपने आप को समर्थ और समर्थवान महसूस करना, तनाव से निपटने में सक्षम होना, संतोषजनक संबंध बनाए रखना, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना, कठिन परिस्थितियों में से उभरना, यह सभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम का सही प्रकार से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना और सही मानसिकता रखना, उचित मानसिकता रखना और इस प्रकार की सोच रखना जिससे कि समाज के लोगों का, परिवार का, सबका विकास संभव हो सके, तभी वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फिटनेस को परिभाषित कीजिए, यानी स्वस्थता किसे कहते हैं? स्वस्थता का मतलब है शरीर को बेहतर होना। यह नियमित व्यायाम, समुचित आहार, पोषण तथा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हेतु उचित विश्राम से प्राप्त होता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिटनेस को हम समझते हैं, आप कब फिट कहलाएंगे? जब आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप व्यायाम और योगा करेंगे ना, आपके मन में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भूख लगेगी, पसीने के थ्रू जो गंदगी है वो बाहर निकलती है और हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं। और एक सही और उचित नींद लेना, विश्राम करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये सभी फैक्टर जब हमारी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित होंगे, तभी हम फिट कहलाएंगे। अब स्वस्थता या फिटनेस शब्द का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो है सामान्य स्वस्थता, जिसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण की बात होती है। मतलब कि सामान्य स्वस्थता का मतलब है हम जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने दैनिक जीवन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, पोषण संबंधी आहार, पोषण शरीर को मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे पोषण प्राप्त हो रहा है और उचित विश्राम कर रहे हैं। विशिष्ट स्वस्थता किसे कहेंगे? खेल अथवा व्यवसाय के विशिष्ट पहलुओं को निष्पादित करने की क्षमता पर आधारित परिभाषा है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना व्यवसाय खेलों के द्वारा करते हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेलने में के प्लेयर हैं, तो उन्हें विशेष प्रकार की फिटनेस की आवश्यकता होगी, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करेंगे, जो कि उनके शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी। तो ये जो फिटनेस है, इसे दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। एक तो जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिनका करियर ही खेल से संबंधित होता है, ठीक है, और दूसरा है सामान्य स्वस्थता, जो कि हम सबको प्रत्येक दिन के लिए आवश्यक होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव का अर्थ है कि हृदय, रुधिर वाहिनियों, फेफड़ों और मांसपेशियों की स्थिति इष्टतम सक्षमता से कार्य करने की क्षमता है। अगर हम फिट होंगे तभी हमारा हार्ट है, हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं, हमारे लंग्स हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। पहले स्वस्थता यानी फिटनेस से अभिप्राय अकारण थकान के बगैर दैनिक कार्यकलापों को करने की क्षमता होना था, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वचालन, अधिक खाली समय और जीवन शैली में परिवर्तन के कारण अब यह मानदंड पर्याप्त नहीं है।
ठीक है, तो पहले जो फिटनेस की डेफिनेशन थी वो अलग थी, अब फिटनेस की डेफिनेशन अलग हो गई है, जिसमें हम हमारा जो शरीर है वो बेहतर होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली रूटीन के अंदर योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उचित आहार लेना चाहिए, पोषण तथा शारीरिक स्वास्थ्य हेतु विश्राम करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में इष्टतम क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फिटनेस के बारे में पढ़ा। हर प्रत्येक व्यक्ति का फिट होना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति फिट होगा तभी वो अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेगा और सही प्रकार से कर सकेगा, और जो भी कार्य करेगा ना वो इंटरेस्ट के साथ करेगा। नहीं तो अगर हमें सारा टाइम थकान महसूस होती रहेगी, अगर हम उचित पोषण नहीं ले रहे हैं तो हमें वीकनेस फील होती रहेगी और हमारे कार्य करने में मन कम लगेगा। तो हमारे शरीर को फिट रहना अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फिजिकल फिटनेस किसे कहते हैं। फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक स्वस्थता को परिभाषित कीजिए। शारीरिक स्वस्थता का अर्थ है कि कार्य और रुचि संबंधी कार्यकलापों को सक्षम और प्रभावी ढंग से करने की शारीरिक क्षमता, स्वस्थ रहना और रोगों के लिए प्रतिरोधकता तथा आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करना। हम आकस्मिक परिस्थितियों का सामना तभी कर पाएंगे जबकि हम फिजिकली फिट होंगे। अब किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई करना हो या कोई भी कार्य करना हो जिसमें भी आपकी रुचि होती है, वह तभी हो पाएगा जब आप फिजिकली फिट होंगे। जब हम सभी फिजिकली फिट होंगे तभी इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। तभी जैसे कि आप अच्छे नोट्स सभी बना पाएंगे, पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे, याद करने के तरीके को परिवर्तित करेंगे और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। अब शारीरिक जो स्वस्थता है, फिटनेस है, वो किन बातों पर आधारित होती है? जब हम एरोबिक्स करेंगे या व्यायाम करेंगे तभी हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों की सहनशीलता बढ़ेगी, शारीरिक रचना के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और बॉडी में लचीलापन रहेगा। लचीलापन रहेगा तो बॉडी में जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी अच्छे से हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होगी, हमारी मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी और हमारी शारीरिक संरचना है वो सही रहेगी, हमें मोटापा नहीं होगा और हम फिट रहेंगे। यानी कि एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा तभी एक जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो हेल्दी रह सकेगा। स्वस्थ होने से आप मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आकस्मिक परिस्थितियां, कोई भी आकस्मिक परिस्थिति आ गई, वो कब सही प्रकार से हम उसका सामना कर सकेंगे जबकि हम खुद फिट होंगे। अब वो चाहे मानसिक रूप से कोई भी तनाव आ गया हो, भावनात्मक रूप की कोई चुनौती हो, तो उसके लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह तंदुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करता है। और यह स्वस्थ कैसे रह सकता है? व्यायाम करके, अपनी उचित विश्राम करके, मांसपेशियों को मजबूत करके और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाके। स्वस्थता फिटनेस से व्यक्ति नियमित शारीरिक मांगों की शरीर में सुरक्षित ऊर्जा से ही पूर्ति करने में सक्षम होता है ताकि वे अचानक आई चुनौती का सामना कर सके। अब अचानक ऐसे चुनौती आ गई, जैसे बस पकड़ना है तो अचानक भागना पड़ेगा। अचानक भागना है तो हम कैसे भाग सकेंगे? क्योंकि अगर हम फिट होंगे तभी हम भाग सकेंगे, नहीं तो हमारा भागते, जैसे ही हमने भागना शुरू करेंगे वैसे ही सांस फूलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यायाम है, योगा है, ये हमारे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार स्वस्थता को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है, जबकि स्वस्थ शारीरिक श्रम के कार्यों को कर सकने की क्षमता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि हम स्वस्थ कब होंगे? जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। एक सुपोषित और स्वस्थ व्यक्ति सीखने में अधिक सक्षम होता है और उसमें अधिक ऊर्जा, सहनशीलता और स्वाभिमान भी होता है। सहन शक्ति और स्वाभिमान होता है। तो हमारी सीखने की कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जबकि हम स्वस्थ होंगे। अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम, चाहे गेम्स में हैं, चाहे हम पढ़ाई में आगे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो तभी रुचिपूर्ण ढंग से हो पाएगा जबकि हम फिजिकली फिट हैं। खानपान के तरीके और नियमित व्यायाम से स्वस्थ रहने में नियमित रूप से सहायता मिलेगी।
12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था में जिसका खान पान सही नहीं होता और जो अल्प पोषित होते हैं उनमें खान पान संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये हम आगे अपने सेकंड पार्ट में पूरा डिटेल से करेंगे। अभी यह जानना आवश्यक है कि यह हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं और किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अपने संतुलित आहार के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, और जिससे कि आप संतुलित आहार लें, फिट रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और सही रूप से विश्राम करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे और आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आप रुचिपूर्ण तरीके से उस कार्य को संपन्न करेंगे। इसीलिए ये चैप्टर आपको इस चैप्टर में आपको ये सब बताया जा रहा है कि भोजन किसे कह रहे हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व कौन से होते हैं, इनकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है, फिजिकल स्वास्थ्य किसे कहते हैं, फिटनेस किसे कहते हैं। यह किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे खान पान के कारण अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन की कमी हो रही है तो प्रोटीन की कमी के कारण रोग हो जाएंगे, आयरन की कमी हो रही है तो उसकी कमी के कारण रोग हो जाएंगे, आयोडीन की कमी हो रही है तो उसके कारण, तो हर एक पोषक तत्व की हमारे शरीर के अंदर विशेष आवश्यकता होती है, विशेष महत्ता रखता है। संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग। संतुलित आहार तैयार करने का एक आसान तरीका है खाद्य पदार्थों को वर्गों में विभाजित करना, फिर यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वर्ग को भोजन में शामिल किया जाए। प्रत्येक खाद्य वर्ग में समान विशेषताओं वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम संतुलित आहार को खाद्य वर्गों में किस प्रकार बांटा गया है, 5 खाद्य वर्गों में बांटा गया है, उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यह समान विशेषताएं खाद्य पदार्थों का स्रोत, इनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली शरीर क्रियात्मक क्रियाएं तथा इसमें उपस्थित पोषक तत्व हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों को उसमें विद्यमान मुख्य पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण अनेक कारकों के आधार पर एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। जैसे अभी हम आगे जो पिरामिड पढ़ेंगे वो अलग अलग बनाए हुए हैं, कहीं पे 5 पिरामिड्स हैं, कहीं पे अलग अलग कारकों के आधार पर इन खाद्य समूहों को वर्गीकृत किया गया है। भारत में 5 खाद्य वर्गों का उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से 5 खाद्य वर्ग हैं। भारत में खाद्य वर्गों का वर्गीकरण करते समय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर कि कौन से खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लागत के आधार पर, भोजन पद्धतियों के आधार पर और कमी से होने वाले प्रचलित रोगों आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि भोजन की उपलब्धता कितनी है, कौन से खाद्य पदार्थ पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इन सब कारकों को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा बराबर नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ग के विभिन्न खाद्य वर्गों को अदल बदल कर आहार में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि सभी खाद्य पदार्थों को भोजन के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार कहलाएगा। क्योंकि सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें जब मिश्रित फॉर्म में खाते हैं, मिक्स करके खाते हैं, तो जो उसकी पोषकता है, उसके जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हम चावल खा रहे हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है और उसके साथ दाल ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, हमने उसमें एक सब्जी ऐड कर दी है, तो इस प्रकार हम उनको मिक्स करके खा रहे हैं। जैसे पाव भाजी है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिल जाती है और जो उसके साथ में हम पाव लेके खा रहे हैं, तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, खनिज लवण भी मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं। तो हमें अपने दैनिक आहार के अंदर ये मतलब चेंजेस करके आहार को शामिल करना चाहिए, जिससे कि सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में जा सके। जैसे कि हमें दूध भी लेना है, दूध और दूध से बने पदार्थ लेने हैं, वसा लेनी है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है, रेशों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जल सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में सम्मिलित किए जाने चाहिए।
विद्यमान पोषक तत्वों के आधार पर हुए वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थों की विविधता भी है। मतलब हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है। ऐसा होता है ना कि हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अलग लेना चाहते हैं, फिर लंच अलग लेना चाहते हैं, जिससे कि हमें विविधता मिले, हमें वैरायटी मिले भोजन की, और इसके अलावा प्रत्येक वर्ग हमारे भोजन में सम्मिलित किए जा सके। ICMR के द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा 5 मूलभूत खाद्य पदार्थों का सुझाव दिया गया है। इसमें है अनाज और उसके उत्पाद, दालें और फलियां, दूध और मांस के उत्पाद, फल और सब्जियां, वसा और शर्करा। तो ये 5 खाद्य वर्ग हैं जिन्हें कि हमारे भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना, आप इसे जरूर याद कर लें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन का अणु जब टूटता है तो उससे 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा का जब अणु टूटता है तो उससे 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम वसा के अणु में कितना कैलोरीज की प्राप्ति होगी, कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो वहां पे आपको लिखना होगा 9 किलो कैलोरीज की। तो इस प्रकार आपको ये आप जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 खाद्य वर्गों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से खाद्य वर्ग हैं, और उन्हें हम अपने भोजन में जब सम्मिलित करते हैं तो उससे हमें कौन कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद है, उसमें किन किन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है और उनसे कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, परोक्ष वसा, विटामिन B1, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, लोह तत्व, रेशा, ये सब हमें अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पादों से प्राप्त होते हैं। दालें और फलियां जैसे काला चना, उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां, इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोटीन, ऊर्जा, परोक्ष वसा, विटामिन B1, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, कैल्शियम तत्व और रेशा। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप ये सभी तत्वों के बारे में जान लें, जिससे आपको पता रहेगा। जैसे आप फल और सब्जियां ले रहे हैं, जिसमें आम, अमरूद, पका हुआ टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी तरबूज आप लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, आप एक बार इसे जरूर याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह से लेकर शाम तक कौन से भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, और वो जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उनसे हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, यह सारी जानकारी अब आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब आप होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारे दैनिक जीवन में इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार जरूर याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तालिका है, जो कि जिसमें से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूलभूत खाद्य पदार्थों के उपयोग हेतु दिशा निर्देश। खाद्य पदार्थ 5 खाद्य वर्ग प्रणाली का उपयोग संतुलित आहार की योजना और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। संतुलित आहार की योजना बनाना, यानी कि जब हम भोजन की योजना बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से पोषक तत्वों को हमें सम्मिलित करना है, किस आयु वर्ग के व्यक्ति को आहार में क्या देना है, कितनी मात्रा देनी है, और भोजन को किस तरीके से परिवर्तित करके देना है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वह ज़्यादा मिर्च, स्पाइसी फूड नहीं ले सकता है, उसे तरल अवस्था में दिया गया भोजन सही रहेगा। तो इस प्रकार हम परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आहार की योजना बनाते हैं और उसका मूल्यांकन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दैनिक भोजन संबंधी दिशा निर्देश है, जिसका उपयोग पोषण शिक्षण हेतु भी किया जाता है। तो इस दिशा निर्देश में सबसे पहला है कि प्रत्येक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग में से खाद्य पदार्थों को कम से कम 1 या अधिक बार परोसना चाहिए। यानी कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ में जो जितने भी खाद्य वर्ग हैं वो हमारे हर दिन के आहार में सम्मिलित होने चाहिए। जैसे हमें दूध और दूध से बने पदार्थ भी लेना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में दूध ले लिया तो लंच में हम दही ले रहे हैं, चावल भी ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, लिक्विड्स ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमें सभी भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। खाद्य पदार्थों का चयन प्रत्येक वर्ग में से करें।
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें जो मिल रहा है, प्रोटीन को भी सम्मिलित करना चाहिए, वसा को भी सम्मिलित करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग से हमें फल व सब्जियां खानी चाहिए, जल लेना चाहिए, रेशा लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थ भले ही समान है लेकिन उनके पोषक तत्व एक जैसे नहीं होते हैं। यदि भोजन शाकाहारी है तो आहार में संपूर्ण प्रोटीन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संयोजनों का उपयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए अनाज और दालों का संयोजन। मैंने आगे भी बताया था कि हमें मिक्स फूड जब खाते हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है। अथवा भोजन में थोड़ी मात्रा में दूध और दही भी शामिल करना चाहिए। कच्ची सब्जियां और फलों को भोजन में शामिल करना जिससे कि हमें कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि दूध में लोहा, विटामिन सी और रेशा के अलावा सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने स्पेशल अंडरलाइन भी कर रखा है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि दूध में कौन से पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? लोहा नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है और रेशे नहीं पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाज द्वारा कुल कैलोरी के 75% से अधिक आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें कि हमें अपने खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, संतुलित आहार की योजना बनाते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में से खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में चुने जाने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये फूड पिरामिड है, खाद्य पिरामिड है, जो कि 5 भागों में से बनाया गया है। ये इन 5 समूहों को हम अपने संतुलित आहार में उपयोग करते हैं, जिसमें अनाज, दाल और उसके उत्पाद, फल और सब्जियां, दालें और फलियां, दूध और मांस के उत्पाद और वसा और शर्करा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे चौड़ा है, मतलब जो पिरामिड है ये नीचे से चौड़ा है और ऊपर आते आते ये संकुचित हो गया है। यानी कि इन खाद्य पदार्थों की हमारे शरीर में हमारे आहार के अंदर इनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जैसे अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पादों की। अब वसा और शर्करा है, इनकी मात्रा होनी चाहिए पर कम मात्रा में होना चाहिए। तो ये एक फूड पिरामिड बनाया गया है। अनाज और दालों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए और सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। मांसाहार सीमित मात्रा में लेना तथा तेल और शर्करा अल्प मात्रा में लेनी चाहिए। दैनिक आहार मार्गदर्शन योजना और खाद्य निर्देश पिरामिड खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों पर जोर देते हैं कि हमें अपने भोजन के अंदर सब्जियों को, खाद्यान्नों को और फलों को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। एक दिन के संपूर्ण आहार का लगभग 75% इन तीनों वर्गों से होना चाहिए, जिसमें कि अनाज, सब्जियां और फल, यानी कि प्रत्येक दिन के अंदर 75% जो पोर्शन है वो इसमें से लिया जाना चाहिए। कार्यनीति द्वारा सभी लोगों को जटिल कार्बोज, रेशा, विटामिन और खनिज तथा बहुत कम मात्रा में वसा प्राप्त होगी। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें कौन से खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में किस प्रकार से लेने चाहिए, और हमने भोजन, पोषण, पोषक तत्वों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, फिटनेस के बारे में पढ़ा। हमने खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा, वो किस मात्रा में कितने कितने लिए जाने चाहिए और उसमें से हमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। इस प्रकार अभी हमने इसका पार्ट ए कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए पार्ट सेकंड तैयार करके लाऊंगी। जब तक आप इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और इसको याद करें, जिससे कि आपको पार्ट सेकंड आसानी से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।